कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बेटा 1 लिखना, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो सेशन स्टार्ट करें बेटा। आज हमारा लेक्चर नंबर है 5, आधारित है विद्युत धारा के ऊपर। मैंने कुछ सवाल आपको दिए थे, किसी सवाल में कोई डाउट हो तो बेटा फटाफट बता दीजिए। किसी सवाल में अगर कोई डाउट है तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6। अरे ऑल यार, ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। এইটা ভালো হবে না, এইটা ভালো হবে না, এইটা ভালো হবে না। चलिए, यदि एक चालक में 300 कूलम आवेश प्रवेश करता है तो 300 कूलम आवेश 10 मिनट में निर्गत होता है, तो धारा का मान क्या होगा? धारा का मान होता है बेटा Q अपॉन T होता है। तो आवेश का मान कितना है? 300 नहीं बेटा 3000 है, मैं 300 गलती से बोल दिया। तो आवेश कितना है? 3000, समय कितना है? 10 मिनट। तो इसको सेकंड में बदलेंगे, 10 × 60 सेकंड। 10 × 60 सेकंड, ये आपका आंसर हो गया, है ना? कितना आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए बेटा, किसी क्षण टी पर बंद परिपथ में धारा इतना दी गई है, ठीक है? तो चालक की अनुप्रस्थ काट से 50 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है? 50 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश। तो आपको I इज इक्वल टू कितना दिया है? 4 माइनस इतना टी। आई की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? dq अपॉन dt लिख सकते हैं। आई की जगह dq अपॉन dt 4 माइनस 0.08 इंटू टी। तो dq की जगह अपन ने कितना लिख लिया? 4 माइनस 0.08 इंटू टी इंटू dt। अब इसका समाकलन कर दीजिए बेटा। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे? 50 सेकंड में। तो लिमिट 0 से लेके 50 तक लगा दीजिए। तो dq का समाकलन q हो गया बेटा। तो q इज इक्वल टू कितना आया? ये 4 का अवकलन, ये 4t हो गया, माइनस 0.08 इंटू टी का अवकलन नहीं बेटा, समाकलन। टी का समाकलन t² 2 समाकलन कर रहे हैं ना। तो 4 का हो गया 4t, 0.08 कांस्टेंट है, टी का हुआ t² 2। लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 50 तक, बस लिमिट पुट कर देना बेटा, आंसर आ जाएगा। चलिए और बताओ मित्र। अगला सवाल देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या 1.6 सेंटीमीटर है, जिसमें वह नियत चाल से चक्कर लगा रहा है, तो वृत्तीय पथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो औसत विद्युत धारा बेटा अपन लिखते हैं आवेश बटे समय। तो आवेश कितना है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन है, और समय कितना हो जाएगा? एक चक्कर में लगा समय 2 पाई r अपॉन v। तो ये E इंटू v अपॉन 2 पाई r, ठीक है? बस ये r का मान सेंटीमीटर में दिया तो उसको मीटर में बदलना, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो E का मान आप जानते हैं, v का मान दिया गया है, r का मान दिया गया है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अगला सवाल भी देख लो बेटा। 3 तारों का द्रव्यमान का अनुपात ये है, इसमें उनकी लंबाइयों का अनुपात क्रमशः इतना है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो जो 3 तार है बेटा, उनके द्रव्यमान का अनुपात आपको दिया गया है। तो पहले तो बेटा हम इन तारों को समान पदार्थ का बना हुआ मानते हैं। किसका? समान पदार्थ का, है ना? ये दिया है सवाल में, दिया है कि तार समान पदार्थ के हैं, समान पदार्थ के हैं। तार किसके हैं बेटा? समान पदार्थ के, आपको दिया गया। तो बेटा द्रव्यमानों का अनुपात m1 अनुपात m2 अनुपात m3 कितना दिया गया है बेटा? आपको ये दिया गया है 1 अनुपात 3 अनुपात 5, 1 अनुपात 3 अनुपात 5। तो द्रव्यमान को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? घनत्व, ठीक है? घनत्व गुणा आयतन, घनत्व गुणा आयतन। तो घनत्व को मैं किससे प्रदर्शित कर देता हूं? चलो सिग्मा से कर देता हूं, क्योंकि रो से तो प्रतिरोधकता को करता हूं, रो को तो प्रतिरोधकता से करता हूं। तो सिग्मा से हमने घनत्व प्रदर्शित कर दिया। तो सिग्मा इंटू आयतन v1, दूसरे का सिग्मा इंटू आयतन v2, तीसरे का सिग्मा इंटू आयतन v3। इसका अनुपात कितना हो गया? 1:3:5, ठीक है? क्योंकि द्रव्यमान m इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं बेटा? घनत्व गुणा आयतन, घनत्व गुणा आयतन। तो घनत्व कितना? सिग्मा, और आयतन कितना है? v है, ठीक है? तो द्रव्यमान की जगह घनत्व गुणा आयतन। तो सिग्मा 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 तीनों जगह से कट जाएगा। तो जो आयतन का अनुपात है v1 अनुपात v2 अनुपात v3, ये कितना हो गया? 1:3:5, 1:3:5। अब देखो बेटा, इसमें ये आयतन का अनुपात हो गया बेटा। अब आयतन को अपन क्या लिखते हैं? क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो a1 l1 अनुपात a2 l2 अनुपात a3 l3। इसका मान कितना? 1:3:5, 1:3:5, ठीक है? ये अनुपात इनका हो गया। तो यहां से देखो बेटा, क्षेत्रफल का अनुपात आपको क्या मिलेगा? लंबाई का अनुपात आपको दिया है 5:3:1, 5:3:1। तो यहां से लंबाई के जो अनुपात हैं आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, a1 l1 अपॉन a2 l2, a2 l2 अपॉन a3 l3, a3 l3। ये अनुपात कितना है? 1:3:5, 1:3:5। अब लंबाई का अनुपात कितना दिया गया? 5:3:1। तो यहां से a1 इंटू 5 बटे a2 इंटू 3 बटे a3 अनुपात 1। ये अनुपात आपको कितना दिया? 1:3:5, 1:3:5। ये अनुपात आपको दिया गया है, ठीक है? ये अनुपात बेटा आपको यहां से क्षेत्रफल का अनुपात आपको मिल जाएगा। अब प्रतिरोध का अनुपात लिखें तो देखो, प्रतिरोध R इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं? रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। तो R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? रो 1 L1 A1। R2 की जगह क्या लिखेंगे? R2 की जगह क्या लिखेंगे? अच्छा, रो तो सेम है, पदार्थ सेम है, तो L1 अपॉन A1, इधर रो L2 अपॉन A2, इधर R3 कितना हो गया? रो L3 अपॉन A3, L3 अपॉन A3, L3 अपॉन A3, ठीक है? तो जब हम अनुपात लेंगे बेटा, इनका अनुपात लेंगे तो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, रो कट गया बेटा, ठीक है? तो अपन ऐसे लिखें R1 अनुपात R2, R1 अनुपात R2 अनुपात R3,
R1 अनुपात R2 अनुपात R3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये L1 अपॉन A1 अनुपात L2 अपॉन A2 अनुपात L3 अपॉन A3, L3 अपॉन A3। ठीक है, तो लंबाइयों का अनुपात आपको दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात भाई यहां से मिलेगा आपको, ये क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा बेटा यहां से, तो यहां से क्षेत्रफल का अनुपात मिल गया और यहां से लंबाई का अनुपात मिल गया। आंसर बता दो बेटा, लंबाई का अनुपात आपको दिया गया है, ये लंबाई का अनुपात है, ये किसका अनुपात है बेटा, लंबाई का अनुपात है। जल्दी से, आपको देखो द्रव्यमान का अनुपात दिया बेटा, द्रव्यमान का अनुपात, तो जो द्रव्यमान का अनुपात है सिग्मा कट जाएगा, वही आयतन का अनुपात बचेगा, तो हमें आयतन का अनुपात मिलेगा। अब आयतन बराबर क्या होता है बेटा, आयतन इज इक्वल टू अपन क्या लिख लेते हैं, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई। वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो में क्या दिक्कत है बेटा, 25 अनुपात 15 अनुपात 1, यस 125 अनुपात 15 अनुपात 1। आप इसको ऐसे देख लो, अगर निकालना है ना तो A1 अनुपात नहीं, A1 इंटू 5 अनुपात A2 इंटू 3, इसका अनुपात कितना, 1/3 है, 1/3 है। देखो ऐसे सॉल्व कर लो, तो 3 से 3 कट गया, A1 अनुपात A2 कितना आ गया बेटा, 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है, तो यहां से हम A2 का मान क्या लिख सकते हैं, 5A1, A2 का मान क्या लिख सकते हैं बेटा, 5A1, A2 का मान कितना मिल गया बेटा, 5A1। ये बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब हम A2 और A3 के लिए खेल लेते हैं, या A1 और A3 के लिए खेल लो कि A1 और A3 का अनुपात कितना दिया है, मैं अगले पन्ने पर लिख देता हूं। अरे यार ना, ऐसे निकाल लो बेटा, अनुपात निकालने में कोई दिक्कत है तो यहां देखो साइड में A1 बटे A3, A1 बटे A3 का मान कितना दिया है, A1 बटे A3 का अनुपात कितना है, A1 बटे A3 का अनुपात हो जाएगा 1:5, 1:5, 1:5। ठीक है, तो A3 का मान कितना आ गया, A3 का मान 5A1, 5A1, A3 का मान 5A1 आएगा, 3 से 3 गया नहीं, 5 नहीं, A1 इंटू 5 अपॉन A3, हम ऊपर नीचे का A3 A1 और A3 का अनुपात निकालें तो ये 5A1 अपॉन A3, इसका मान कितना है 1/5 है, तो A3 का मान कितना आ गया, A3 का मान आ गया 25A1। देखना बेटा, हम A1 के पदों में लिख लेते हैं सबके मान, तो पहले तो हमने इनका अनुपात ले लिया, इन दोनों का, इसका और इसका, इसका अनुपात कितना, तो A1 इंटू 5 अपॉन A2 अपॉन 3, 1/3 है, 3 से 3 गया, तो A2 का मान कितना आ गया 5A1, A2 का मान कितना आ गया बेटा 5A1, सब A1 के पदों में लिख लो। और फिर अपन ने किसका अनुपात लिया बेटा, इसका और इसका, सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले का, तो इसका अनुपात कितना है 1/5 है, तो 5A1 अपॉन A3 इक्वल टू 1/5, तो A3 का मान कितना आ गया 25A1 आ गया, 25A1 आ गया बेटा। ठीक है, तो अब देखो कि जो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 है, ठीक है, तो बेसिकली ये L1 अपॉन A1 अनुपात L2 अपॉन A2, A2 का मान कितना लिख सकते हैं, A2 का मान लिख सकते हैं बेटा हम 5A1 अनुपात L3 अपॉन A3 का मान कितना लिख सकते हैं 25A1, तो A1 कट गया, A1 सब जगह से कट गया, A1 कट गया बेटा। ठीक है, A1 कट गया है, तो अब R1 अनुपात R2 अनुपात R3 इज इक्वल टू L1 अनुपात L2/5 अनुपात L3/24, L3/25। अब R1 अनुपात R2 अनुपात R3, इसका अनुपात कितना दिया गया, L1 की वैल्यू कितनी 531, तो ये 5 अनुपात L3 की वैल्यू 3/5 और इसकी वैल्यू बेटा 1/25। ठीक है, तो 25 से बेटा गुणा कर दो, इधर अपन क्या करें 25 से बेटा गुणा कर देते हैं, तो ये R1 अनुपात R2 अनुपात R3 इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू कितना आया बेटा, आप पूरे में इसमें 25 से गुणा कर दीजिए, तो ये 125, 25 किसमें गुणा करेंगे 125 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 25/5, 3 इंटू 25/5 और इधर 25 से गुणा करेंगे बेटा, तो कितना बचेगा 1/25 इंटू, मतलब सब में मैं 25 से गुणा कर रहा हूं है ना, 5 इंटू 25 अनुपात 3/5 इंटू 25 अनुपात 1/25 इंटू 25, तो ये करके 1 हो गया, ये करके कितना आया 5 आया, तो ये 125 अनुपात 5 या 15 अनुपात 1, तो ये R1 अनुपात R2 अनुपात R3 आ गया, बरोबर है ना। तो भाई इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तुमको बोरिंग तो लगेगी क्योंकि तुमको अनुपात लेना नहीं आता, तुमको अनुपात लेना नहीं आता बेटा, तो बोरिंग तो लगेगी तुमको, उसमें कुछ कर नहीं सकते। तापमान बढ़ाने के साथ प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किसके लिए बढ़ता है बेटा, चालकों एवं अर्धचालकों के लिए घटता है, गलत बात, चालकों के लिए बढ़ता है किंतु अर्धचालकों के लिए बढ़ता है, सही बात, चालकों के लिए घटता है, गलत बात, चालकों दोनों के लिए बढ़ता है, गलत बात, चालकों के लिए बढ़ता है अर्धचालकों के लिए घटता है। ठीक है, अनुपात लेना सीख लो बेटा, तुम्हें अनुपात लेना नहीं आता। 5 मीटर लंबाई एवं 1 मिलीमीटर त्रिज्या की तार का प्रतिरोध 1 ओम है, उसी पदार्थ की तार जिसकी त्रिज्या 2 मिलीमीटर है, इसका उसी ताप पर प्रतिरोध 1 ओम है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, इसको अभी सॉल्व करो मेरे सामने बेटा। हम अनुपात में गुणा कर सकते हैं, जैसे हमने कहा 2:3 है, 2:3 है ना, तो हम इसको 2/3 कर सकते हैं। अब अनुपात में बेटा हम किसी भी चीज का गुणा कर सकते हैं, 25 का क्या, यहाँ 50 का गुणा कर दो, 50 का गुणा कर दो, ऊपर भी नीचे भी, दोनों में किया ना बेटा मैंने गुणा, है ना, ये 2:3 था तो इसमें भी मैंने 50 का गुणा किया और 3 में भी 50 का गुणा किया। अनुपात में बेटा हम गुणा कर सकते हैं, जैसे A अनुपात B है ना, तो इसका मतलब हुआ A/B। अब हम A में भी 100 का गुणा करते हैं, B में भी 100 का गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कट जाता है, कट जाता है बेटा, है ना। तो अनुपात में अपन किसी भी चीज का गुणा कर सकते हैं, ये बड़ी बेसिक मैथमेटिक्स है 7वीं क्लास की। तो यहाँ पर हमने 25 से गुणा किया अनुपात में, तो 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, वैसे अपना आंसर तो ये आ गया, आंसर ये आ गया, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया था
ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया। तो ऑप्शन मैच कराने के लिए हमने इसमें भी 25 से गुणा किया, इसमें भी 25 से गुणा किया, इसमें भी 25 से गुणा किया, इसमें भी 25 से, इसमें भी 25 से, इसमें भी 25 से। ये अनुपात में है बेटा। अनुपात का मतलब हुआ 5, है ना। अनुपात का मतलब बेटा हुआ 5/3/5 और इसके बटे में 1/25, 1/25। अब हम 25 में इसका भी गुणा कर दें, 25 का इसमें भी गुणा कर दें, 25 का इसमें भी गुणा कर सकते हैं क्योंकि तो अनुपात में है तो कर जाएंगे। तो ऑप्शन मैच कराने के लिए हमने 25 से गुणा किया, क्योंकि ऑप्शन में ना कोई चीज बटे में नहीं थी तो हमें बटा हटाना है। कैसे पता चला? इसमें कोई चीज बटे में नहीं है तो बटा हटाना है। तो बटे में कितने 25 25 हटाना है, तो 25 यहां गुणा किया, 25 हट गया, यहां भी गुणा किया, यहां भी गुणा किया, खत्म बात। तो ये बेटा अनुपात अनुपात है। शायद आप अनुपात कौन सी क्लास में पढ़े थे? 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, और नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। मैंने आपको बताया कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। ये अनुपात में, अनुपात का मतलब हो गया बटे, अनुपात का मतलब हो गया दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, ठीक है। अब L1 L2 L3 का अनुपात दिया तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी किसकी? ये L1 अनुपात L2 अनुपात L3, बरोबर, ये आ गया। तो हमें इसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें, तो हमने क्या किया कि पहले हमने इन दो का अनुपात ले लिया तो हमें एक रिलेशन मिल गया कि A2 बराबर है 5A1 के। फिर हमने क्या किया, ऊपर और सबसे नीचे वाले का अनुपात ले लिया, वो 1 अनुपात 5 है तो हमें A3 का अनुपात मिल गया। प्रतिरोध बेटा ये होता है ना, रो कर जाता है। तो प्रतिरोध का जब हम अनुपात लेंगे तो L1/A1 L2/A2 L3/A3, ठीक है। अब A1 हमने A1 ही रख दिया, A2 का मान जो निकाला था वो रख दिया, A3 का मान यहां निकाला 25 से यहां रख दिया। अब L1 L2 L3 का अनुपात दिया है 5:3:1 तो हमने वो ही रख दिया। ये अपना आंसर हो गया, अपना आंसर यही आ गया। लेकिन हम ऑप्शन चेक करके नहीं गए कि ऑप्शन में तो कोई चीज बटे में है ही नहीं, तो बटा हटाना है, 25 हटाना है, तो 25 से यहां भी गुणा करो, यहां भी गुणा करो, यहां भी गुणा करो। अनुपात में गुणा करेंगे वो सब कर जाता है, तो गुणा हम कर सकते हैं अनुपात में। तो हमने गुणा किया, तो गुणा करने पर 125 हो गया, इधर 15 बचा, इधर 1 बचा, है ना। तो बहुत कठिन चीज नहीं है बेटा वो। तो देखिए ये सवाल शायद मैंने लास्ट पेपर करवाया था कि जैसे कह रहे हैं ना कि ये पहले तार का प्रतिरोध R और R1 दूसरे का कह दो R2 और R1 बराबर R2 है, एक ओम ही प्रतिरोध है, ठीक है। तो प्रतिरोध R बराबर हम क्या लिखते हैं, रो L1/A1, ठीक है मास्टर। इसको लिखेंगे रो L2/A2, रो L2/A2। तो रो कट गया, L1 का मान कितना है 5, पहले का एरिया A1 ले लेते हैं, बाद का एरिया कितना हो जाएगा। तो देखो पहले त्रिज्या कितनी है 1 मिलीमीटर, बाद में त्रिज्या कितनी है 2 मिलीमीटर। हमने त्रिज्या को 2 गुना किया, अगर त्रिज्या को हम 2 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बेटा 4 गुना, एरिया 4 गुना हो जाएगा। सर कैसे? हमने कहा एरिया R स्क्वायर के समानुपाती होता है, R को 2 गुना करोगे, R को 2 गुना करोगे तो स्क्वायर होकर 4 गुना हो जाएगा, तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो L2/A2 का मान कितना 4A1, एरिया हो गया 4 गुना, A1 से A1 कर गया, तो यहां से L2 का मान कितना आया, L2 का मान आ गया 4×5 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर। बड़ा आसान सवाल है, ठीक है मास्टर। अगला सवाल देखो, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि शांतिकाल कम हो जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो R इज इक्वल टू मैंने कल भी बताया था रो L/A, ठीक है। तो रो का मान क्या होता है M/N/E² टॉ। ताप बढ़ाने पर शांतिकाल घट जाता है, ताप बढ़ाने पर शांतिकाल घट जाता है तो रो बढ़ जाता है, रो बढ़ गया, और अगर रो बढ़ा तो R भी बढ़ा। ये कल हमने एकदम डिटेल में समझाई थी सारी चीजें आपको, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होंगी। एक सवाल बचा है प्रतिरोध वाला, तो वो हम करवाएंगे आगे चल के, अभी होमवर्क नहीं, होमवर्क सारी डिस्कस करती है। एक चालक के तार का प्रतिरोध R से खींचकर n गुना लंबाई कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो जो R न्यू है बेटा, ये मैं कई बार बता चुका हूं, n² × R हो जाता है। कितना हो जाता है? n² × R, ठीक है मास्टर। अगला सवाल देखो, यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई 30% बढ़ा दी जाए तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन, हेलो हाय हाउ आर यू, प्रतिशत परिवर्तन सीखना भैया। किसी भी राशि में बेटा जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, ये क्या कर रही हूं मैं, किसी भी राशि में हम प्रतिशत परिवर्तन कैसे लिखते हैं, प्रतिशत चेंज इज इक्वल टू राशि में परिवर्तन बटे प्रारंभिक राशि, प्रारंभिक मान गुणा 100% इंटू 100%, ठीक है। ऐसे प्रतिशत चिन्ह लिखा जाता है। तो देखो पहली लंबाई कितनी है L, तो नई लंबाई कितनी हो गई L न्यू इज इक्वल टू कितना हो गया L प्लस 30% ऑफ L, 30% ऑफ L। तो नई लंबाई कितनी हो गई बेटा, L तो थी 30% बढ़ाई है तो 30/100 इंटू L। तो नई लंबाई कितनी हो गई L न्यू इज इक्वल टू L प्लस ये कितना बचा है 0.3L, 0.3L। तो नई लंबाई कितनी हो गई बरखुरदार, नई लंबाई हो गई, इसको जोड़ेंगे तो 1.3L नई लंबाई हो गई। तो नया प्रतिरोध कितना हो गया, नया प्रतिरोध कितना हो गया n² गुना, तो 1.3² इंटू L। लंबाई 1.3 गुना हुई है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा n² गुना। अगर लंबाई n गुना होती तो प्रतिरोध n² गुना हो जाता है, बरोबर। तो प्रतिरोध R न्यू कितना हो गया, मतलब L नहीं बेटा, ये R आएगा इंटू पहले का प्रतिरोध। तो R न्यू है बेटा, नया प्रतिरोध वो कितना हो जाएगा 1.69 इंटू R, 1.69 इंटू R। इंटू R, ठीक है। तो अब देखिए सुनिए, तो प्रतिशत चेंज इज इक्वल टू कितना हुआ, तो डेल्टा R में परिवर्तन, तो हम ऐसे लिखेंगे R में परिवर्तन R न्यू माइनस R पुराना अपॉन R पुराना, या R इनिशियल कह लो, है ना। ऐसे भी कह सकते हैं R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन R इनिशियल इंटू 100%। तो परसेंटेज चेंज कितना आया बेटा, परसेंटेज चेंज हो गया दोस्त, R न्यू कितना है 1.69 R पुराना वाला, या प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है R बटे प्रारंभिक प्रतिरोध R गुणा 100%, गुणा 100%। तो प्रतिशत चेंज इज इक्वल टू कितना हो गया, प्रतिशत चेंज इज इक्वल टू कितना हो गया 0.69 R डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय 100%। R से R कट गया, 100 का इसमें गुणा करो तो परसेंटेज चेंज कितना आया 69%। ये आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज पता होना चाहिए कि परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान, है ना, मान में परिवर्तन जिसका भी हम प्रतिशत चेंज निकाल रहे हैं। तो परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान इंटू 100%, इंटू 100%, ठीक है ऐसे। अब देखो एक गुटके की विमाएं 2:3:4 में है, तो गुटके का मैक्सिमम और मिनिमम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो देखो ऐसा सवाल अपन ने कल किया था, R इज इक्वल टू क्या होता है रो L/A, रो L/A। अगर हमें R को मैक्सिमम करवाना है,
आर को क्या करवाना है भाई साहब, मैक्सिमम, तो लंबाई होना चाहिए बेटा मैक्सिमम वाली, और आर को अगर हमें मिनिमम करवाना है तो लंबाई मिनिमम वाली होनी चाहिए। तो जो आर मैक्सिमम वाला आएगा, आर मैक्सिमम, तो रो और लंबाई अधिकतम इसमें कितनी है 4 और बटा बट्टे दो भुजाओं का, ये बची हुई दो भुजाएं इतनी है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 गुणा 3। अगर हमें आर मिनिमम लेना है तो लंबाई मिनिमम भुजा की लेंगे, लंबाई मिनिमम भुजा की, तो सबसे कम भुजा कितनी है 2 की है, क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा 3 × 4, 3 × 4, इनका अनुपात ले लीजिए भाई साहब। ऐसा सवाल अपन ने कल भी किया था, ये कर गया और क्या करेगा 3 से 3 कर गया, 3 से 3 कर गया तो 4 गया, ऊपर कितना हो गया 16, नीचे 2 × 2 कितना आया 4, आंसर आ गया बेटा 4, आंसर कितना आ गया बेटा 4 आंसर आ गया। ऐसा सेम सवाल अपन ने कल किया था। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ताप वाला भी सवाल बेटा अपन ने कल किया था। एक चालक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है, इस चालक तार का R1 किसी तापमान पर है, इस चालक तार का प्रतिरोध किस तापमान पर 0 डिग्री पर प्रतिरोध का दोगुना हो जाएगा। इस तार का प्रतिरोध ऐसे लिखो बेटा, इस तार का प्रतिरोध R1 नहीं, इस तार का प्रतिरोध किस तापमान पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का दोगुना हो जाएगा। तो देखो हम ताप लिखते हैं, सॉरी प्रतिरोध लिखते हैं किसी ताप T पर, वो कितना होता है R0 प्लस R0 अल्फा T, R0 अल्फा T, R0 क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप। तो ये कह रहे हैं किस ताप पर आपको ताप का मान ज्ञात करना है जब इसका प्रतिरोध है ना, इस ताप पर इसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाए किसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप के, किस ताप पर तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप के प्रतिरोध का 2 गुना हो जाए। तो हमें तापमान ज्ञात करना है, कौन सा तापमान ज्ञात करना है, जब प्रतिरोध कितना हो जाए बेटा 2 गुना हो जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रतिरोध के। तो RT का मान देखो कितना 2R0 इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा T, R0 को इधर ले आओ तो इधर क्या बचा है R0, इधर बचेगा R0 अल्फा T, R0 से R0 गया तो 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू T, 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू T। तो T का मान कितना आ गया बेटा 1 अपॉन अल्फा, T का मान कितना आ गया बेटा 1 अपॉन अल्फा आ गया। तो T इज इक्वल टू कितना आएगा, T इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन अल्फा का मान कितना दिया 0.004, इसको सिंप्लीफाई करो दोस्त, तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो आ गए 1 2 3, 3 जीरो आ गए ऊपर। अब 4 से 100 काट दो तो कितने बार कटेगा 25 बार, 25 बार, एक जीरो बचा, तो ये चमत्कार होगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, एक बार थम्स डाउन हो जाए इन सवालों के लिए जो हमने 2-3 सवाल किए हैं आज, जो मैंने होमवर्क नहीं दिया था वो, जल्दी से कम ऑन एवरीबॉडी, फिर हमें आगे भी बढ़ना है और बहुत पढ़ना है, आगे बढ़ना है और बहुत पढ़ना है। खेल गए बेटा, खिलाड़ी भैया हो, वो थोड़े कम हो 3% बेटा, 3% कम हो, क्यों? चलो इस सवाल को आपको स्वयं को करना है, स्वयं को, ठीक है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम है, तो किस ताप पर प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। मित्रों सवाल हल करिए, आपके पास 90 सेकंड का समय है, और इंटीजर टाइप ही कर देते हैं, इंटीजर टाइप, आजा बच्चा, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। बेटा होमवर्क के सवाल आसान थे, मैंने करवा दिया, एक सवाल में आपको कंफ्यूजन हो सकता था अनुपात वाले में, तो वो अनुपात वाला मैंने पूरा करवा दिया। कंफ्यूजन है तो एक बार आप और फिर से करके देखना। देखो जब तक आप खुद से नहीं करोगे, जैसे जो चीज नहीं आती, मान लीजिए अनुपात वाली चीज आपको नहीं आती है, मैंने आपको बताया, तो मेरे बताने से सीधे नहीं आएगा और हमेशा के लिए नहीं आएगा, हमेशा के लिए नहीं आएगा। ये कब आएगा हमेशा के लिए, जब आप एक बार खुद से कर लेंगे। और इफेक्ट चीज है, कॉलेज में क्या होता है ना बेटा कि क्लास तो कम ही लोग जाते हैं, क्लासेस लगती भी उतनी नहीं है, लैब में ज्यादा काम होता है, तो क्या होता है ना, कोई बालक होता है वो किताबों से पढ़ता है, किताब से पढ़ लिया है ना, हमारे टाइम पर इंटरनेट का उतना जमाना नहीं था, यूट्यूब वगैरह पर उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, तो कोई पढ़ाकू बालक है उसने किताबों से पूरा पढ़ लिया, अब सब उसको घेर लेते थे कि हमें पढ़ाओ, अब उसने पढ़ा दिया, उसने पढ़ाया तो हमें सब कुछ चीज आई, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन हम सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाते थे तो कुछ चीजें भूल जाते थे। फिर हमने क्या किया कि जैसे जब उसने पढ़ाया वो हमने नोट्स लिए, फिर वो सारी चीजें हमने एक बार खुद से करी, खुद से की चीजें, तो फिर हमें सारी चीजें आ जाती थी एग्जामिनेशन हॉल में। तो बेटा यहाँ पर आपको जो चीजें नहीं आती है ना, मैथमेटिक्स के जो बेसिक मैथ के जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते, मैंने एक बार वो बताए, अब मेरे बताने के बाद फिर आप आगे बढ़ जाओगे, खुद से नहीं करोगे तो अगली बार बेटा फिर फंस जाओगे। तो जरूरी क्या है कि जब मैंने बता दिया आपको तो एक बार आप उसको खुद से फिर से सॉल्व करो, तो फिर बेटा आप गलती नहीं करोगे, ये तरीका होता है पढ़ने का। हिमांशु बेटा रक्षाबंधन अभी दूर है, तो तुम भी वर्तिका दीदी को अभी पढ़ने दो और तुम भी पढ़ लो, आओ पाईजान। सो क्वेश्चन इज दैट एक चालक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक इतु है, इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध इतु है, तो किस ताप पर इसका प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। तो देखो हम जानते हैं बेटा कि जो प्रतिरोध होता है एट टेम्परेचर, प्रतिरोध होता है एट टेम्परेचर कितना T, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा T, हाँ मास्टर ऐसे लिखा जाता है। तो पहला टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है 1 ओम, तो 1 ओम इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा इंटू 27। दूसरा अपन बात करें 2 ओम किस ताप पर, तो मान लीजिए T ताप पर, किस ताप पर बेटा 0 से आगे T ताप पर प्रतिरोध हो गया 2 ओम, तो 2 ओम इज इक्वल टू हम लिखेंगे R0 प्लस R0 अल्फा इंटू T, ठीक है बेटा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है 1 ओम है, और T ताप पर, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमने प्रतिरोध मान लिया 2 ओम। हमें इस T का मान ही उठवाना है, तो हम दिन दहाड़े उठवा लेंगे बेटा, बिना शर्माते नहीं है। तो दिन दहाड़े इसको उठवाने के लिए हमने क्या किया, इनका भाग कर दिया, यहां से R0 कॉमन आएगा, R0 कॉमन आएगा और वो कट जाएगा, R0 कॉमन आके बेटा कट जाएगा। देन वी विल हैव 1 ओम डिवाइडेड बाय, या ओम से ओम उड़ी बाबा, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 27, या आप इसको लिख सकते हैं 27 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी अल्फा, 1 प्लस टी अल्फा। इनका त्रिया गुणा करो तो 1 का 1 से करोगे 1 आएगा, 1 टी अल्फा आएगा, 2 कैसे करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 27 दूनी 54 अल्फा, 54 अल्फा, ठीक है। अब हमें टी का मान याद करना है कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी बात है यार।
आओ, कोई गंदी बात नहीं है। तो देखो बेटा, इसको हम उधर लेके गए तो अल्फा कॉमन आ गया टी माइनस 54। ओके मास्टर, अल्फा 54 अल्फा इधर लेके गए तो टी माइनस 54 अल्फा 1 को इधर लेके जाओ तो यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ कितना बचा मेरे खुद के पर्सनल मित्रों? 1 बचा। तो टी माइनस 54 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। तो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। अल्फा का मान कितना है? 0.00125, 0.00125 प्लस 54 प्लस का 54। अब टी इज इक्वल टू कितना आया बेटा? वैसे इसको आप सॉल्व कर लेना, दशमलव हटाना, ऊपर 1 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0। भाई अब 125 से इसको काट देना, जो भी आंसर है वो आंसर हो जाएगा। हम इसमें आंसर कुछ भी लिख देता है भाई। अब सिंपलीफाई तो कर लोगे, 125 से इसको काटना, चमन जोड़ देना, 125 से उसको काटना, चमन जोड़ देना, हम आंसर कुछ भी भर देता है, दिखाऊंगा भी नहीं। तुम भाई साहब इसमें भी हमने ऐसे आंसर जीरो भर दिया, जीरो भर दिया बेटा। जीरो कैसे आंसर आ सकता था? तुक्का भी लगाए तो जीरो लगाए, देखो 6%। जीरो करेक्ट नहीं है भाई, जीरो तो आंसर आ ही नहीं सकता। तुम तो तुक्केबाज हो, तुक्का लगा के आंसर देते हो बेटा, पाप लगेगा ऐसे। तुक्केबाज हो। कितना आ रहा है? 854। वेरी गुड वेरी गुड, 854। कमेंट सेक्शन में एक बार तालियां हो जाए तुक्केबाजों के लिए, तुक्केबाज कहीं के। चलिए श्रेणी, अच्छा देखो श्रेणी समांतर संयोजन हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। श्रेणी संयोजन की तो है ना, श्रेणी संयोजन क्या होता है, समांतर संयोजन क्या होता है बेटा, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, तब अपने सवाल को देख लेंगे। हाँ हाँ चलो वैसे 10वीं क्लास से इतना तो जानते होगे, श्रेणी संयोजन क्या होता है, श्रेणी में प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं, अभी मान लो, वैसे हम आगे पढ़ेंगे। चलो अभी मान लो मैं करा ही देता हूं कि आर इक्विवेलेंट किसमें बेटा? श्रेणी में। श्रेणी क्रम में आर इक्विवेलेंट कितना हो वैसे? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो दो तारों के ताप गुणांक अल्फा तथा बीटा हैं। इन तारों के संयोजन की तुल्य प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करती है, तापमान पर निर्भर नहीं करती। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक तार का प्रतिरोध मैंने मान लिया R01 या R1 नॉट, और दूसरे तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दो तार है ना, इसका प्रतिरोध मान लिया R2 नॉट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R2 नॉट। ठीक है, चलिए ठीक है मास्टर, ठीक है। ये 20 और 10 मत समझना, इसको 20 10 समझ लोगे तुम। ये R नॉट पहले के लिए और R नॉट दूसरे के लिए। तो T ताप पर हम प्रतिरोध लिखें, T ताप पर बेटा हम प्रतिरोध लिखते हैं, तो T ताप पर पहले तार के लिए प्रतिरोध कितना? R01 प्लस R01 अल्फा इंटू टी। दूसरे के लिए लिखें T ताप पर प्रतिरोध, तो दूसरे का प्रतिरोध किस ताप पर? T ताप पर कितना हो जाएगा? R02 प्लस R02 बीटा टी, बीटा टी। ठीक है बच्चा, तो इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करें। श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनके प्रतिरोधों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। क्या करोगे भाईजान? वो भाईजान क्या करोगे? इनको हम घटाएं, श्रेणी संयोजन फुफू फिफी किकी कुकू की काकू काय खाए कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है। श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध समानता तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तो श्रेणी संयोजन में इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो हमें ऐड करना पड़ेगा इनको। चलिए, तो श्रेणी में अपन बात करें तो श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में ध्यान से देखना मित्रों, श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है? आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 के। हाँ मास्टर सही कह रहे हो। तो आर इक्विवेलेंट अपन क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में तो R01 प्लस R02 प्लस ऐड कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं, ये R01 अल्फा प्लस R02 बीटा इंटू टी बाहर आ गया बेटा, इनको जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। आर इक्विवेलेंट बेसिकली क्या हो जाएगा? R1 एट टेम्परेचर T प्लस R2 एट टेम्परेचर T, इनको जोड़ दिया। अब सवाल में ये कहा जाता है कि ये जो आर इक्विवेलेंट है ये ताप पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये जो आर इक्विवेलेंट है ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। सर अगर ये ताप पर निर्भर नहीं करता है तो क्या करें? तो हमने कहा जो ताप वाला पद है वो हटाओ, क्योंकि अभी तो ये तो ताप पर निर्भर कर रहा है, ये नहीं कर रहा, यहाँ ताप नहीं है, यहाँ ताप नहीं है, यहाँ ताप है, यहाँ ताप है। अगर ये ताप पर निर्भर ना करे तो ताप वाले पद को गायब होना चाहिए। अतः जो ताप वाला पद है ये वाला पद नहीं होना चाहिए, मतलब R01 अल्फा प्लस R02 बीटा इंटू टी, इसका मान कितना होना चाहिए? 0। ये 0 होगा तभी बेटा ताप पर निर्भर नहीं करेगा। अगर ये रहा, मान लीजिए इसका मान 1 है तो टी आएगा, 2 है तो 2 टी आएगा, ताप रहेगा, फिर ताप रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये सब 0 में, टी 0 में चला गया, तो R01 अल्फा प्लस R02 बीटा बराबर कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा R01 अल्फा इज इक्वल टू माइनस R02 बीटा। ठीक है, तो R01 अपॉन R02 इज इक्वल टू माइनस का बीटा अपॉन अल्फा होना मांगता। दिस इज द सर, कौन से सर? आंसर, ये आंसर होगा बेटा, है ना। तो अब ये मान के चलना बेटा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ऐसे जुड़ जाते हैं R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, तो R1T प्लस R2T। ठीक है, अब हमने इन दोनों को जोड़ा है, ये R1T R2T है, इनको जोड़ा है, तो जोड़ने में बेटा यहाँ ये वाला पद आ रहा है ताप वाला, और सवाल में कह रहे हैं कि ताप पर निर्भर नहीं करता, तो इसको 0 होना चाहिए, इसको 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम 0 करेंगे तो इसको उधर लेके गए, R01 और R02, तो ये क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापों का अनुपात। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो तापों का प्रतिरोधों का अनुपात है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधों का अनुपात है, वो कितना होगा? माइनस बीटा अपॉन अल्फा। वेरी जी, वेरी जी। ठीक है, ऐसा। चलो अच्छा, कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग समझे, कितने लोग समझे इस बात को? और नहीं समझे तो कोई बात नहीं बेटा, हम आगे अभी श्रेणी संयोजन पढ़ाएंगे, क्योंकि वो मैंने एक चीज उपयोग कर ली कि 10वीं क्लास का शायद याद हो आपको कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितने कैसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2। नहीं याद है कोई बात नहीं, हम आगे बताएंगे, आगे पढ़ेंगे बेटा श्रेणी क्रम। अब कुछ बच्चों को जिन्होंने 10वीं क्लास की, बड़ी छोटी सी बात होती है, 10वीं क्लास का कोई चीज लोगों को याद रहे ना रहे, लेकिन ये याद रहता है कि श्रेणी क्रम में R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है।
तो बेटा जो बचे हुए ये 10% लोग और हैं, ठीक है, तो रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, हम श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन आगे पढ़ाएंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पर बताना नहीं चाहते थे। मैंने कहा था कि हम आगे बताएंगे, मैंने कहा था हम इसको आगे बताएंगे। फिर मैंने ये सोच लिया कि शायद 10वीं क्लास में आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम आगे बताएंगे इसको, भूल जाओ भूल जाओ। अरे कह तो रहे हैं समीर लंपट कि नहीं तुझे पता है 10वीं क्लास का, तो तुम भूल जा, तेरे लिए नहीं है ये, तेरे लिए नहीं है। मैंने उन बच्चों को बताया जिनके लिए 10वीं में उन्होंने अगर पढ़ा हो, तो तूने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आगे दोबारा से बताऊंगा। फेल कह रहा है कि सर कुछ नहीं आया, तुमने कुछ नहीं पढ़ा बेटा बचपन से, इसलिए तुमको नहीं आया। 84% लोग बेवकूफ हैं, उन्होंने 10वीं अकल से पास की है, तूने नकल से की होगी। लेकिन रुक जा कोई बात नहीं, हम फिर से करवाएगा सीरीज संयोजन पढ़ाने के बाद। गम तो खा जाएगा, रुक तो जाएगा, डर तो जाएगा यार, नहीं आया तुम गधे हो इसलिए नहीं आया, गधों को नहीं आता है, भगवान ने गधों को वरदान दिया है कि नहीं आएगा तुमको। चलो बेटा, अब बहुत ही काम की चीज बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किरचॉफ के नियम। किरचॉफ करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, लेकिन एक ढक्कन ये भी नहीं समझते हैं, इसलिए उनको गुस्सा आता है कि जब मैंने कह दिया कि सवाल आ गया कि चलो मैं करवा देता हूं, अगर 10वीं का ही पता है तो। नहीं पता है तुझे तो कोई बात नहीं, मैंने ये भी तो बोला है कि अगर नहीं पता है तो फिर से करवाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा श्रेणी संयोजन, पढ़ाऊंगा आगे करके चल के किरचॉफ का नियम, तब समझ लेना गधे। किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ भाई साहब ने 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे बेटा? 2 नियम, ठीक है। एक हम कहते हैं लूप का नियम और एक कहते हैं बेटा जंक्शन का नियम, ठीक है। और दोनों ही नियम में किरचॉफ अंकल ने कुछ नहीं किया, जनता को उल्लू बनाया, जैसे हमारे देश के नेता बनाते हैं। तो किरचॉफ बन गए नेताजी, स्टूडेंट्स को या फिजिक्स पढ़ने वालों को समझ लिया उन्होंने जनता, और उल्लू बना के चले गए। क्या बना के चले गए? उल्लू। तो पता पहले नियम में उन्होंने क्या कहा? पहले नियम में उन्होंने कहा, पहला नियम, 2 नियम दिए थे। पहला नियम ये भी आपने 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन हमारा फर्ज है हम पढ़ाएंगे 12वीं में भी, ये है कि किसी संधि पर आने वाली, संधि पार नहीं, किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो, वैसे शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है बेटा चिन्ह के साथ योग करना है, लेकिन चिन्ह के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाएगा, थारा भाई समझाएगा। ये संधि है, संधि, ठीक है। यहां पर एक धारा आ रही है, मान लीजिए I1। संधि मतलब क्या होती है? जहां 2 या 2 से अधिक तार मिले, उसको हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। दूसरा तार ये है, इसमें धारा आ रही है I2, इसमें धारा कितनी आई बेटा? I2। और तीसरा तार इधर से आया कहीं से, इससे धारा आ रही है I3। फिर यहां कोई तार चला गया, इसमें धारा जा रही है I4, और इसमें धारा जा रही है बेटा कितना? I5। अब बीजगणितीय योग का मतलब ये होता है कि अगर संधि पर आने वाली धारा, जैसे संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जंक्शन, कि अगर आने वाली धारा पॉजिटिव ले रहे हैं तो जाने वाली धारा नेगेटिव, और अगर जाने वाली धारा पॉजिटिव लेते हो तो आने वाली पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सिंपल सा चीज है, अगर आने वाली पॉजिटिव तो जाने वाली नेगेटिव, अगर आने वाली नेगेटिव तो जाने वाली पॉजिटिव, ठीक है। इतनी सी बात है। तो चलिए हम संधि पर आने वाली धारा ले लेते हैं पॉजिटिव, और संधि से जाने वाली धारा ले लेते हैं नेगेटिव। आने वाली धारा I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 I2 I3 आ रही हैं तो हमने इनको ले लिया पॉजिटिव, और I4 I5 जा रही हैं तो हमने इसको लिख लिया नेगेटिव। तो I4 माइनस I5 बराबर 0। 5 धाराएं हैं, 3 आ रही हैं आने वाली पॉजिटिव, 2 जा रही हैं जाने वाली नेगेटिव। ये संधि का नियम हो गया भाई साहब, ये संधि का नियम। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम ऐसे लिख लेते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा I4 प्लस I5 के, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से याद नहीं रखते, और आपको भी इस तरीके से याद नहीं रखना। अपन पता कैसे याद रखेंगे? किसी भी संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, दुनिया का नियम है, जो आएगा उसको जाना है। फिर जो कौन सी नई बात बता गए? उल्लू ही बनाया ना इन्होंने कहा किसी भी संधि पर ये आने वाली धाराएं, तीर देखो, तीर I1 आ रही, I2 आ रही, I3 आ रही, I4 जा रही, I5 भी जा रही, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। सृष्टि का नियम है भैया, जो आया है उसको जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो संधि कोई अपने देश के नियम का थोड़ी ना है कि जो आया रख लिया। संधि ईमानदार आदमी है, संधि क्या है बेटा? कट्टर ईमानदार आदमी, जो आया वो चला गया, खुद कुछ नहीं रखा। तो सिंपल सी बात है, किसी भी संधि पर जितनी धारा आएगी उतनी जाएगी, संधि खुद थोड़ी रखेगी, ईमानदार होती संधि। तो किरचॉफ ने उल्लू नहीं बनाया, पूरी दुनिया को पता है किसी भी संधि पर जो धारा आ रही है, संधि खा जाएगी क्या उसको? नहीं जाएगी ही, वो धरती पर जो है उसको जाना है, तो ये तो धारा है। उल्लू बनाया कि नहीं बनाया? बताओ कितने लोग को बात क्लियर है? ये पहला नियम। सिंपल सी एक बात याद रखना कि संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा। दूसरा नियम, सेकंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम। कुछ लोग तो इसमें भी कहेंगे कि सर नहीं आया, रिपीट कर दो। नहीं करेंगे, क्योंकि तुम ध्यान नहीं देते, तुम्हारे चक्कर में जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, उनका भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता मैं, कसम खाई है मैंने। अच्छा, सेकंड लॉ थोड़ा ठीक भी है, लेकिन ये भी उल्लू ही बनाया है कि एक बंद लूप में लूप बेटा बंद ही होता है, एक लूप में उपस्थित सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग कितना होता है बेटा? शून्य होता है। तो पिछला आसान था तो ज्यादा लोग समझ गए। कोई मैंने आपको बताया, कोई चीज आसान होती है तो ज्यादा लोग समझ जाते हैं, कठिन होती है तो थोड़ा कम लोग समझ पाते हैं। किसी बच्चे को वो 2 बार देखना पड़ता है तब समझ पाते हैं, तो दोबारा देखने का समझ जाओ। इन बच्चों को बेटा आलिया भट्ट भी नहीं समझा सकती,
अब देखो इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ ना, बंद लूप में है ना, तो हमारे पास कोई परिपथ है, ठीक है, परिपथ में जैसे एक तार होता है, मान लीजिए तार है ना, धारा किसमें बहाते हैं हम, तार में, समझना बेटा, ये तार है, धारा कब बहेगी जब हम इसमें बैटरी लगाएंगे, ध्यान देना, धारा कब बहेगी जब हम इसमें बैटरी लगाएंगे, तो हमने इसमें बैटरी लगा दी है ना, चालक अपना पीला वाला है, तो ये बैटरी है ना, इसका विभवांतर, बैटरी के सिरों के मध्य जो विभव होता है ना, विभवांतर कितना है, v है, बैटरी के दो सिरे होते हैं बेटा, कितने सिरे होते हैं, दो सिरा, एक हम कहते हैं धन सिरा और दूसरा ऋण सिरा, एक धन सिरा और दूसरा ऋण सिरा, तो धन और ऋण सिरे के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है, ठीक है। बैटरी सेल आपने देखा होगा, अलग अलग सेल आते हैं, ड्यूरा सेल आता है, निप्पो आता है, एवरीडे आता है, बहुत सारे आपने सेल देखे होंगे है ना, घड़ी में लगते हैं, टॉर्च में लगते हैं है ना, टॉर्च में सेल लगते हैं, अलग अलग जगह पर सेल का अपन उपयोग करते हैं। तो उसमें देखना एक जगह प्लस लिखा होता है, एक जगह माइनस लिखा होता है, तो एक सिरा धन का और एक सिरा ऋण का। अब मान लीजिए इस बैटरी पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो इसका मतलब होता है बेटा इन सिरों के विभव का अंतर, इन सिरों के विभव का अंतर 5 वोल्ट है ना। घर में आप कभी बैटरी देखना तो आपको दिखेगा कि एक सिरे पर प्लस लिखा हुआ होगा और एक सिरे पर बेटा माइनस लिखा हुआ होगा। जैसे हमारे पास ये रिमोट बार है एशिया का, ये पैनासोनिक का सेल है, पैनासोनिक का सेल है, ठीक है। तो इसमें भी बेटा दो सिरे होते हैं, आपको शायद दिखाई नहीं दे, यहाँ से हम देख पा रहे हैं, एक सिरे पर धन लिखा है, एक पर ऋण सिरा है, तो इन दोनों सिरों का जो विभव का अंतर होता है वो इसका वोल्ट होता है। इस पर कितना वोल्ट लिखा है, वोल्ट ही नहीं लिखा, फर्जी कंपनी है क्या, नहीं ISI मार्क है, फर्जी कैसे हो सकती है, चलो कहीं लिखा होगा, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन इन जनरल लिखा रहता है कितने वोल्ट की शेल है। वो क्या होता है बेटा, इनके सिरों के मध्य का विभवांतर। तो बैटरी हम ऐसी ना बना के सिर्फ ये लगा देते हैं कि एक सिरा धन का एक ऋण का, जो बड़ा वाला डंडा होता है धन का, छोटा वाला होता है ऋण का, बड़ा वाला डंडा धन का, छोटा वाला ऋण का। अब इस बैटरी के कारण बेटा इसमें बहती है धारा, ठीक है, तो इस तार का यहां से लेके यहां तक प्रतिरोध होता है। अब यहां से लेके यहां तक हम पूरा प्रतिरोध जो होता है ना तार का, वो एक जगह कहीं बना देते हैं, पूरे में नहीं बनाते, एक जगह कहीं बना देते हैं कि जो पूरा तार है ना इसका प्रतिरोध R है। तो ये होता तो पूरे तार का है, लेकिन लगा एक जगह देते हैं, लगा एक जगह देते हैं, ठीक है। तो अभी अपने पास परिपथ में दो चीजें होंगी, एक प्रतिरोध होगा और एक बैटरी होगी, एक प्रतिरोध होगा और एक बैटरी। तो चलो हम कोई एक परिपथ ले लेते हैं, बना लेता हूं मैं। हमने कहा एक प्रतिरोध हमारे पास, एक बैटरी हमारे पास, फिर एक प्रतिरोध हमारे पास, फिर नीचे एक प्रतिरोध हमारे पास, और फिर यहाँ पर एक बैटरी हमने ले ली, और फिर हमने यहाँ पर एक प्रतिरोध ले लिया और एक बैटरी और ले ली, एक बैटरी और ले ली। ई प्रतिरोध भाग का मान हमने कहा R1, ई का मान R1, इसका मान R2, इसका मान R3, इस प्रतिरोध का मान कह दिया R4, R4। इस बैटरी का विभवांतर, इस सेल का विभवांतर हमने कहा V1, इसका विभवांतर V2 कहा, इसका विभवांतर कितना कह दिया बेटा V3। अब समझना किरचॉफ साहब ने कैसा भयंकर उल्लू बनाया इस दुनिया को। किरचॉफ साहब ने कहा कि आप एक बंद लूप में, बंद लूप का मतलब आप जहां से चलना स्टार्ट करें, इस बिंदु से चलना स्टार्ट करें और घूम के वापस यहीं आ जाएं, यहीं आ जाएं, तो विभवांतर शून्य होता है, विभवांतर शून्य होता है। तो कोई बड़ी बात है, पगला बनाया है। मान लीजिए इस पॉइंट का विभव हम मान लेते हैं, इस पॉइंट का विभव मान लेते हैं कितना Vx, इस पॉइंट का विभव कितना Vx, ठीक है। तो हम यहां से चले, विभव कितना Vx, और वापस यहीं पहुंच गए, तो विभवांतर Vx माइनस Vx। विभवांतर कैसे लिखते हैं, फाइनल बिंदु माइनस इनिशियल बिंदु, या हम इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, ये हम विभवांतर लिख रहे हैं, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, विभवांतर है, ये क्या है विभवांतर। अब हम चले कहां से, यहां से, तो विभवांतर कितना Vx, माइनस घूम के कहां आए, यहीं आए, तो भी विभव कितना Vx। यहां से चले तो विभव कितना Vx, और घूम के यहीं आ गए तो विभव कितना Vx, तो Vx माइनस Vx तो 0 होना ही है ना भाई, Vx माइनस Vx तो 0 होना ही है। आप जहां से चले वहीं लौट के आ गए, तो समान बिंदु है ना, जिस बिंदु से चले उसी बिंदु पर वापस आ गए, तो विभव का अंतर कितना होगा, 0 होगा ऑब्वियसली है। जहां से चले वहीं वापस आ गए तो अंतर कितना होगा, 0, ठीक है। तो इन्होंने कहा, तो अब चलो अपन लिखना सीखता है, अपन क्या करता है बेटा, विभवांतर लिखना सीखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हर दूसरे सवाल में आपको लिखना पड़ेगा बेटा, तो बी क्लियर। चलो हम इसी बिंदु से चलना स्टार्ट कर देते हैं, कहां से चलना स्टार्ट कर देते हैं, इस बिंदु से, लूप में घूमना है, लूप में घूमना है। अब आपकी मर्जी, चाहे आप ऐसे घूमो या ऐसे घूमो, किसी भी दिशा में आप घूम सकते हैं, इट इज टोटली एंड कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है। चलो सबसे पहले हम धारा बना देते हैं, परिपथ में क्या बहेगी धारा, तो हम सबसे पहले धारा बनाएगा। तो मास्टर धारा किस दिशा में बहेगी, तीन बैटरियां हैं, तो देखो पहली चीज बैटरी का जो धनसिरा होता है उससे धारा निकलती है और ऋण सिरे में जाती है, बैटरी के धनसिरे से धारा निकलती है, ऋण सिरे में जाती है सामान्यतः अगर एक बैटरी हो तो। लेकिन अपन को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, आप कोई भी एक बैटरी पकड़ लो, कोई भी एक बैटरी पकड़ लो, जैसे हमने वाली बैटरी पकड़ी, तो उनका इसके धनसिरे से धारा निकली कितनी आई, धारा निकली कितनी आई, आपने कहा ओके मास्टर। अब हमने कहा धारा आगे गई, आगे गई, आगे गई, आगे गई, आगे गई, धारा इधर पहुंची कितनी आई। अब आप कहेंगे सर यहाँ धारा बदल जाएगी ना, क्योंकि अभी वाली बैटरी भी धारा भेजेगी, हम कहेंगे नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। एक बैटरी के एक सिरे से जितनी धारा घुसती है उतनी बाहर से निकलती है। ये जो धारा आई है ना, ये सभी बैटरी के कारण परिणामी धारा है, सभी के कारण नेट धारा है, सभी का है ना, सभी के कारण कैसी धारा है, नेट धारा। तो अपने क्या किया, धारा मान ली इस दिशा में, तो इधर 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 इधर। अब ये वाली धारा कहां गई, इधर गई, इधर गई। अब आप कहोगे कि सर यहाँ धारा फिर बदल जाएगी, ये धारा अंदर जा रही है, ये वाली बैटरी भी धारा इधर भेजेगी। हमने कहा नहीं, ये सभी बैटरी के कारण नेट धारा है, सभी के कारण नेट धारा है, ठीक है। इधर धारा इधर गई, पूरे में धारा बांट दो, पूरे में धारा बांट दी, सब बांट दी। तो जो आई धारा है सभी बैटरी के कारण नेट धारा है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने कहा धनसिरे से धारा निकलती है, तो यहाँ से धारा निकाल दी, अब इसके धनसिरे से अंदर जा रही है, तो हमने कहा इसका लोड मत लो, इसका लोड मत लो, ठीक है। आप कहोगे सर अगर ये बैटरी बहुत बड़ी हुई, ये बैटरी बड़ी हुई, छोटी हुई, तो नेट धारा तो इस दिशा में जाएगी। हमने कहा आप लोड मत लो, धारा की दिशा आप अपने मन से मान लो। किसके मन से, अपने खुद के पर्सनल मन से धारा की दिशा मान लो। हल करने के बाद अगर धारा का मान पॉजिटिव आता है तो आपके द्वारा मानी गई दिशा सही है, और हल करने के बाद अगर धारा का मान नेगेटिव आया तो आपके द्वारा मानी गई धारा की दिशा एक्चुअल धारा के विपरीत है। बस जैसे हमने यहाँ पर आई का मान निकाला और आई का मान आ गया मान लीजिए +6, इसका मतलब ये हुआ कि हमने दिशा सही मानी और धारा का मान कितना 6। मान लीजिए इसी केस में धारा का मान आता -6, तो धारा होती तो 6 ही, धारा होती तो 6 ही, बस माइनस चिन्ह बताता कि हमने धारा इस तरफ मान ली है ना, तो धारा इस तरफ ना होके, इस सेंस में ना होके धारा इसका उल्टा होगी, इधर जा रही होगी धारा। तो धारा की दिशा की टेंशन नहीं खत्म, हम तो अपने मन से मान लेंगे। क्यों क्यों ओ एसी, हम तुमसे बात कर रहे हैं, धारा की दिशा हम अपने मन से मान लेंगे, ठीक है सर। फिर हम हल करेंगे, ठीक है। अगर धारा का मान धन का आया तो हमारे द्वारा मानी गई दिशा सही है, ओके। और अगर सुन रही हो, और अगर धारा का मान ऋण का आया तो हम कह देंगे कि हमने धारा की जो दिशा मानी है वास्तविक दिशा उसकी उल्टी है। अरे भाई कम से कम हो जाए, बात क्लियर है कि नहीं है, जल्दी आ जाए। निर्जीव को समझ में आ गया, इसने बोल दिया हाँ, पंखे ने भी बोल दिया हाँ, समझ गए, तुम तो सजीव हो।
हाँ चलिए, अब धारा बांट दी, धारा पूरे परपथ में बांट दी अपने मन से, हमें जो दिशा आई थी वही, और धारा हमने इधर मानी तो उधर बांटते चलो, ये सभी बैटरी के कारण नेट धारा है। अब विभवांतर, तो देखो बैटरी का विभवांतर तो सीधा सीधा दिया होता है, इसका विभवांतर v1, इसका v2, इसका v3, इसका v4 है तो बैटरी का विभवांतर सीधे दिया होता है। अब बीजगणितीय योग, बीजगणितीय का मतलब चिन्ह के साथ योग, चिन्ह के साथ योग। तो देखो हम परिपथ में चलेंगे, परिपथ में चलते चलते हमको जैसे मान लो बैटरी मिली, तो बैटरी में कितने सिरे, दो सिरे, तो सिंपल सी बात है, अब जो सिरा हमें पहले मिलेगा हम विभवांतर उसी के अनुसार लिखेंगे। अगर धन सिरा पहले मिला तो हम विभवांतर धन का लिखेंगे, ऋण सिरा पहले मिला तो विभवांतर हम ऋण का लिखेंगे। एग्जांपल से बात पूरी क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं बस बोल रहा हूं कि हम लूप में घूम रहे हैं, हमको बैटरी मिली और बैटरी में दो सिरे होते हैं, तो कोई एक सिरा पहले मिलेगा, धन सिरा पहले मिला तो विभवांतर धन का, ऋण सिरा पहले मिला तो विभवांतर ऋण का। बैटरी की बात हो गई। प्रतिरोध में कितना विभवांतर होता है कोई बताएगा कि कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन बताएगा क्या प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होता है। तो सर जी वो नहीं आए थे, अरे क्या नाम उनका, वो आए थे ना उस दिन, ओम अंकल ने हमें प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर बताया था कि v बराबर होता है I इंटू आर, प्रतिरोध का मान इंटू उसमें धारा, प्रतिरोध का मान इंटू उसमें धारा आई आर। ओम ने बताया था कि विभवांतर कितना आई आर, ठीक है। प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर v बराबर आई आर। अब बीजगणितीय योग करना है, बीजगणितीय योग करना है तो कभी प्लस का लिखना होगा कभी माइनस का। अब हमको और आपको मिलकर ये डिसाइड करना है कि हम कब प्लस का लिखेंगे कब माइनस का लिखेंगे। तो देखो हमें क्या अच्छा लगता है, मुझे, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, पर्सनल चॉइस, हमें लगता है कि हम जैसे प्रतिरोध को पार किए, हम यहां से यहां गए, अगर हम प्रतिरोध को धारा की दिशा में पार कर रहे हैं, प्रतिरोध को धारा की दिशा में पार कर रहे हैं तो विभवांतर मतलब आई आर धन का लिखेंगे, धन का लिखेंगे, और धारा के विपरीत हैं तो ऋण का लिखेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। अभी एक एग्जांपल करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छा सा। तो फिर से रिपीट करता हूं कि अगर हम प्रतिरोध को धारा की दिशा में पार कर रहे हैं तो विभवांतर धन का, प्रतिरोध को धारा के विपरीत, उल्टा का मतलब माइनस ही हो गया ना, धारा के विपरीत हम प्रतिरोध को पार कर रहे हैं तो ऋण का। ठीक है मास्टर, ठीक है मास्टर, हम तुम्हारी बात मानेंगे। और क्या, हमने और कुछ नहीं, और सब बढ़िया। हाँ किताबों में ना उल्टा लेते हैं, इसका किताबों में इसका उल्टा लेते हैं, तो परेशान मत होना, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट सेम ही आएगा, परेशान मत होना, आंसर सेम आएगा, है ना। हमने कहा ना ये तो मेरा चॉइस है, मेरा खुद का पर्सनल चॉइस है, मेरा खुद का पर्सनल चॉइस है। चलो मित्रा शुरू करते हैं, हम इस बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं, चलो इस दिशा में जाते हैं, इस दिशा में जाते हैं। तो चलिए तबलक हमें पहले मिला प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर आई और प्रतिरोध कितना है R1। अब धन का ऋण का, तो प्रतिरोध को हम पार कर रहे हैं, धारा का तीर देखो धारा की दिशा में, तो हम लिखेंगे प्लस का I R1। ओके मास्टर, ओके मास्टर। अब आगे चलिए, ध्यान से देखना, ये हो गया, आगे चलिए चलिए बैटरी मिली, कौन सा सिरा पहले मिला, कौन सा सिरा पहले मिला, बड़ा वाला सिरा होता है धन का, छोटा वाला होता है ऋण का, ठीक है। तो कौन सा सिरा पहले मिला, धन का सिरा पहले, तो हम लिखेंगे प्लस का V3, विभवांतर तो बैटरी पे लिखा ही होता है V3। लूप का मतलब होता है बेटा बंद जाल घनचक्कर, ये बंद जाल को लूप कहते हैं, जहां से चले वहीं पहुंच जाए उसको लूप कहते हैं, बंद जाल हिंदी में, है ना। जैसे ये एक लूप है, दिस इज अ लूप, ये अपन दिल बनाते हैं, ये भी ये लूप है, बंद है चारों तरफ से, ऐसे कर देंगे तो लूप नहीं है, ये लूप नहीं है, ये लूप है बेटा, है ना। ये भी लूप है, ये भी लूप है, ऐसे करके तो अब लूप नहीं है, बंद जाल को लूप कहते हैं, बंद हो, समझ गए। अब यहाँ से चले आगे बढ़ो, ये हो गया प्रतिरोध मिला R2 और हम इसको पार कर रहे हैं धारा की दिशा में, तो हम क्या लिखेगा प्लस का I इंटू R2। प्रतिरोध के समय पर विभवांतर कितना I इंटू R, ओम ने बताया था v बराबर IR होता है, विभवांतर प्रतिरोध का IR होता है। अब ये हो गया, आगे गए प्रतिरोध मिला, धारा की दिशा में ही है, प्रतिरोध हम ऐसे जा रहे हैं, धारा भी ऐसी जा रही है, हम धारा की दिशा में, तो प्लस का I इंटू R3। आगे गए, हमको मिला बैटरी, बैटरी का छोटा सिरा मतलब ऋण सिरा, हमको ऋण सिरा पहले मिला तो हम माइनस का लिखेंगे, माइनस का विभवांतर कितना V1। अब ऐसे ना सोचना कि सर पहले ऋण का मिला तो हमने ऋण का लिख लिया, फिर धन का मिला हम धन का भी लिखेंगे, नहीं बेटा, ये पूरा एक यूनिट होता है, एक ही बैटरी होती है, तो जो सिरा पहले मिला बस वही चले लेते हैं, एक बार लिखते हैं। फिर आगे हमको एक प्रतिरोध और मिला और प्रतिरोध को हम पार कर रहे हैं, धारा की दिशा में, धारा भी इधर है, हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो प्लस का लिखेंगे बेटा, किसका लिखेंगे, प्लस का, है ना। ये माइनस का V1 था, थोड़ा जगह बना लेते हैं, फिर प्लस का I R4, फिर यहाँ तक पहुंच गए, आगे गए, हमको बैटरी मिली, बैटरी का कौन सा सिरा, छोटा वाला सिरा मतलब ऋण सिरा, तो माइनस का लिखेंगे, माइनस V2। आगे चले, जहां से चले थे वही पहुंच गए बेटा, तो बराबर 0, समझ गए ना, इतना आसान है। एक ही एग्जांपल में क्लियर होना चाहिए बात, इतनी आसान है, इससे आसान इस ब्रह्मांड में कुछ हतना है। भगवान इससे आसान चीज बनाने वाले थे, लेकिन फिर फोन आ गया बेटा भगवान का। अब खेल जाओ बेटा, थम्स अप डाउन, खेल जाओ भाईजान, खेल जाओ, खिलाड़ी भैया, जल्दी खेलो, वी आर गेटिंग लेट। अच्छा कोई कहता कि सर ऐसा हम उल्टा घूम के देखें, हम इधर से इधर जाएगा, ऐसे नहीं हम ऐसे घूमेगा, तो हमने कहा सेम रिजल्ट ही मिलेगा, घूम लो चाहे तो आप। चलो किसी ने कहा कि सर ऐसे घूम के बताओ, आप में हिम्मत है तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो पहले यहाँ से उल्टा जा रहे बेटा, इधर से गए, बैटरी का कौन सा सिरा मिला, धन सिरा, तो हम क्या लिखेगा, प्लस का V2। फिर आगे गए, अब देखो प्रतिरोध मिला और हम धारा के विपरीत, धारा इधर है, सुने ना, धारा इधर है, हम इधर जा रहे हैं, हम प्रतिरोध को पार कर रहे हैं धारा के विपरीत दिशा में, तो माइनस का I इंटू R4। फिर बैटरी का कौन सा, ज्यादा टाइम लेंगे, बैटरी का कौन सा मिला, धन सिरा, तो प्लस का V1। फिर हम आगे गए, R3 मिला, R3 में धारा नीचे है और हम ऊपर जा रहे हैं, हम धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो माइनस का I R3। फिर हम इधर गए, R2 मिला, धारा इधर, और हम तो ऐसे जा रहे हैं, धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो माइनस का, फिर चले V3 मिला और छोटा सिरा ऋण सिरा मिला, तो माइनस का V3। आगे गए, R1 मिला, धारा के विपरीत हैं, हम धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो माइनस का I R1। चले चलते वहीं पहुंच गए, बराबर 0। ये दोनों समीकरण बिल्कुल सेम है, बोथ समीकरण आर एग्जैक्टली सेम। सर कैसे, अलग अलग लग रहे हैं हमको, अलग अलग लग रहे हैं, हम माइनस कॉमन ले लो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, इसमें से तो ये माइनस का V2 हो जाएगा, प्लस का I इंटू R4 हो जाएगा, माइनस का V1 हो जाएगा, प्लस का I इंटू R3 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, हम माइनस से गुणा कर दो, जेडी मर्जी ना, माइनस से गुणा कर देते हैं, चलो माइनस से गुणा कर दो, दोनों साइड ही करते हैं, नेगेटिव साइड से गुणा करो, तो ये माइनस का V2 प्लस का I R4 माइनस का V1 प्लस का I R3
प्लस का आई आर टू माइनस से गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह बदलते जाएंगे, v3 ऋण का था, धन का हो गया, प्लस का आई आर वन इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस से गुणा करो तो माइनस जीरो, अरे सर माइनस नहीं लगाया जाता है, जीरो का मतलब जीरो, चाहे माइनस जीरो प्लस जीरो की बात। अब देखो कोई डिफरेंस है क्या, बिल्कुल दोनों सेम है, दोनों सेम है, चेक कर लो। यहाँ पर आई वन आर वन धन का, यहाँ पर भी आई वन आर वन धन का, सॉरी आई आर वन धन का, v3 धन का v3 धन का, आई आर टू धन का आई आर टू धन का, आई आर थ्री धन का आई आर थ्री धन का, v1 माइनस का v1 माइनस का, आई आर फोर धन का आई आर फोर धन का, v2 ऋण का v2 ऋण का, एक ही समीकरण है, तो चाहे आप ऐसे घूम जाओ और चाहे ऐसे घूम जाओ, एक ही बात है, बस याद रखना बैटरी का विभवांतर सीधे दिया है, भी प्रतिरोध के समय पर विभवांतर आई आर होता है, ओम अंकल बता गए, चिन्ह पर पार्टी बड़ी आसान है, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो आई आर धन का, धारा के विपरीत आ रहे हैं तो आई आर ऋण का। बैटरी पार करते समय जो चिन्ह पहले मिला विभवांतर वैसे लिखते हैं, धन का चिन्ह पहले मिला तो विभवांतर धन का, ऋण का चिन्ह पहले मिला तो विभवांतर ऋण का। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। हाँ, एकदम ढोल नगाड़े लेके आपका स्वागत है कमेंट सेक्शन में, जल्दी बता देना। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, सवाल सॉल्व कर लो घड़ी दो घड़ी, मितेबा सवाल सॉल्व कर लो घड़ी। एक सिंपल सा सवाल, इससे सिंपल बेटा इस ब्रह्मांड में कुछ हटना है, इस ब्रह्मांड में बेटा इससे आसान चीज कुछ बनी नहीं है, जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं इससे आसान, बस एप्लीकेशन। ये हमने कहा R1 6 ओम, ओम प्रतिरोध की इकाई होती है, R2 4 ओम, ये हमने कहा R3 10 ओम, R3 का मान 10 ओम। देखो हमें परिपथ में ज्ञात करना होता है धारा, धारा हमने परिपथ में निकाली, मतलब सब कुछ निकाल दिया। इस बैटरी का विभवांतर हमने कहा V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और इसका विभवांतर हमने कहा V2 इज इक्वल टू 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। हमने कहा धारा किस दिशा में जाएगी, हमने कहा हमें नहीं पता, हम अपने मन से मान लेंगे, धारा हम अपने मन से मान लेंगे। यस बेटा बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है किरचॉफ के दोनों नियम, ठीक है, धारा अपने मन से मान लेंगे, हमने मान ली कि धारा यहाँ जा रही है, हो सकता है हम गलत हो, धारा यहाँ जा रही है हम मान लेंगे, और हमने जानबूझ के उल्टी मानी है धारा, धारा का मान नेगेटिव आएगा, देखना हमने धारा इस दिशा में मान ली, ठीक है। ये दोनों ही बेटा ना किरचॉफ का नियम है, आईएमपी बोर्ड के लिए भी है, जेई के लिए तो बेटा हर एक चीज महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर मैंने आपको बोला, हम यहाँ टिंडे लिख देना, टिंडे टिंडे कद्दू, बोर्ड के लिए मतलब जेई के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं सब कुछ। चलिए शुरू करें, आप कोशिश करो लूप का नियम लगाओ, लगाओ भैया लूप का नियम लगाओ, है हिम्मत तो। यस बाबा का आंसर भी आ गया, बाबा टिल्लू का आंसर आ गया। मोहम्मद ओवेश राजा बेटा पढ़ाई कर लो। अच्छा किरचॉफ फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है, केमिस्ट्री में किरचॉफ ने क्या किया मुझे नहीं पता, फिजिक्स में तो उल्लू बनाया जनता को। लूप का नियम बनाओ, यहां से चलना स्टार्ट कर दो, यहां से चलना स्टार्ट कर दो। चले तो पता था हमें धारा निकालनी होती, धारा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, बड़ा ही आसान घनघोर आसान सॉल्यूशन हम लिखेगा। यहां से चलना स्टार्ट किया, तबला 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 प्रतिरोध मिला, ठीक है। तो प्रतिरोध 6 ओम, धारा कितनी आई, और हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, प्लस का आई इंटू 6 या 6 आई लिख लो, प्लस का 6 आई, 6 आई क्यों लिखा भैया, प्रतिरोध 6 है ना, सीधा मान लिखो ना, प्रतिरोध 6 है, धारा आई है आई आर, तो आई इंटू 6 6 आई, धारा की दिशा में आगे गए, हम प्रतिरोध को धारा की दिशा में ही पार कर रहे हैं तो प्लस का लिखेंगे, प्रतिरोध कितना है 4 ओम, धारा कितनी है आई, हम आगे गए बैटरी का धन का सिरा मिला तो प्लस का लिखेंगे, V2 का मान कितना 20 वोल्ट, ठीक है। आगे गए प्रतिरोध मिला और प्रतिरोध हम धारा की दिशा में पार कर रहे हैं तो प्लस का लिखेंगे, प्रतिरोध कितना है 10, धारा कितनी आई तो 10 आई हो गया, आगे गए ऋण का सिरा मिला तो हम नेगेटिव लिखेंगे, और वोल्टेज कितना दिया 2, वोल्टेज कितना दिया 2 वोल्ट, जहां से चले तो वहीं पहुंच गए, तो बराबर जीरो, तो 6 6 4 10 और 10 20, ये 20 आई हो गया, 20 आई और प्लस का 10 बराबर जीरो, तो 20 आई इज इक्वल टू माइनस का 10, तो आई इज इक्वल टू माइनस का 10 बटे 20, तो आई इज इक्वल टू माइनस का 1 बटे 2, माइनस का 1 बटे 2, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, ये आंसर हो गया, माइनस का 0.5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसमें से आंसर तो 0.5 ही है, आंसर धारा का मान कितना, धारा नेगेटिव नहीं होती, धारा का मान है ना, ये डिस्ट धारा है, धारा का मान आंसर कितना आई बराबर 0.5 है, लेकिन दिशा उल्टी, किसकी उल्टी, मानी गई दिशा की, तो माइनस साइन चीख के चिल्ला के रैंक क्या कह रहा हूं, माइनस चिन्ह कि तुमने दिशा उल्टी मान ली, दिशा होनी चाहिए, तो वास्तविक दिशा हमें पता चल गई ना, ये नहीं, ये होना चाहिए दिशा, एक्चुअल दिशा कैसे होगी ऐसे इधर, और मैंने जानबूझ के उल्टी मानी थी ताकि आपको माइनस चिन्ह दिखाई दे जाए। यस इसी को लूप का नियम कहते हैं बेटा, किरचॉफ का सेकंड लॉ है ना, जिसे लूप का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं सेकंड लॉ को बेटा, लूप लॉ है ना, लूप का नियम। देखो लूप में खेल रहे हैं तो लूप का नियम, पहले वाले में हम संधि खेल रहे थे, संधि खेल रहे थे, तो पहले वाले नियम को बेटा हम संधि का नियम भी कह देते हैं, संधि नहीं, संधि अलग होता है, वो उम्र नहीं है तुम्हारी, ये संधि है, संधि का नियम, संधि का नियम है, पगलेटों बहुत जल्दी है तुमको। अब चलो कल हम प्रतिरोधों के संयोजन पढ़ेंगे, श्रेणी समांतर इला बिला बीट स्टोन सेतु पता नहीं कद्दू लौकी तो बहुत सारी चीजें पढ़ना है, वो हम कल पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ना है, वो हमका पड़ेगा बेटा कल पड़ेगा, है ना। तो आज की चीजें तो बेसिकली आसान चीजें ही थी, जो क्वेश्चन थे वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, आसानी थे बेसिक, और ये भी चीजें आसान है। अब कल का भी लेक्चर थोड़ा आसान रहेगा, फिर उसके साथ बेटा चीजें अच्छी होंगी। अब जैसे हमारे मित्र ने कहा कि सर संधि पर एक सवाल करा दो, तो संधि के सवाल कुछ नहीं होते भैया, संधि के सवाल से आसान बेटा इस ब्रह्मांड में कुछ है नहीं। हमने कहा यहाँ पर धारा कितनी आई 6 एम्पियर, हमने कहा यहाँ पर धारा कितनी आई 12 एम्पियर, यहाँ पर धारा कितनी चलेगी 7.5 एम्पियर, तो हमने कहा बताओ इसमें कितनी धारा है, आई का मान बताओ, आई का मान बताओ, तो हम कहेंगे कुछ नहीं, किसी भी संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो संधि पर कितनी धारा आ रही है 6, कितनी आ रही है 12, बराबर जाने वाली धारा जा कितनी रही है 7.5 प्लस आई, तो ये कितना हो गया 18 इज इक्वल टू 7.5 प्लस आई का मान कितना हो गया, हमें शर्म आ रही थी सवाल कराने में संधि पर, इसलिए हम नहीं करा रहे थे, ये जोड़ना घटाना है, 7.5 कितना बता 10.5 एम्पियर, लो संधि पर सवाल हो गया, संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा 11.5, हीरो ये तो 25.5, हम ऐसे याद रखते हैं कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, कौन आ रही है कौन जा रही है तीर से देख लो, कौन आ रही है कौन जा रही है किससे देख लो, तीर से,
अब देखो अगला सवाल बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला सवाल। थैंक यू सो मच। अगला सवाल, थैंक यू सो मच। तो बेटा कल का भी लेक्चर थोड़ा सा आसान रहेगा, फिर अपन मतलब फिर चीजें बढ़ती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी धीमे धीमे। चलिए, तो मन लगा के दिल लगा के, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।